तो आज की इस धमाकेदार वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत से लोगों के लिए थोड़ी स्पेशल हो सकती है और वो इसीलिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को टाइम में थोड़ा सा पीछे ले जाने वाले हैं, बिल्कुल ठीक उस टाइम पर जिस टाइम पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 1 की बात करेंगे और फेज 1 के 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स को जानेंगे। एमसीयू का फेज 1 स्टार्ट हुआ था साल 2008 में आयरन मैन मूवी से और ये एंड हुआ था साल 2012 की द एवेंजर्स मूवी से। सो इसीलिए आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ वही कैरेक्टर्स दिखेंगे जो कि फेज 1 का पार्ट थे। एंड उससे भी बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में हमने जिनको भी रैंक किया है उन सभी को हमने उनकी वो वाली पावर लेवल्स के हिसाब से रैंक किया है जो पावर लेवल्स उनकी फेज 1 में दिखाई गई थी। एंड दैट्स व्हाई ऐसा हो सकता है कि एमसीयू का जो कैरेक्टर आपको अभी के टाइम पर बहुत पावरफुल लग रहा हो वो हमारी लिस्ट में काफी पीछे हो। सो इसका रीजन मैंने पहले ही बता दिया है, इसीलिए कमेंट्स में आकर मेरे नाम पे तारीफें मत लिखना। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को शामिल किया है जो कि पूरे फेज 1 को सर्वाइव कर गए थे, यानी कि फेज 1 के एंड होने तक भी वो सारे कैरेक्टर्स एमसीयू का पार्ट थे। तो अब इन सारी बातों को जानने के बाद आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे फिर से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार वॉच आउट कर रहा है तो मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लिया हो, ताकि जैसे हमारी कोई भी वीडियो अपलोड होती है वैसे ही आप उसे सबसे पहले देख पाएं। और हाँ, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए। इस वीडियो के ऊपर एम करते हैं 2500 लाइक्स का, यानी कि 2.5K लाइक्स। बहुत ही छोटा सा एम है, इसीलिए जल्दी से पूरा कर दो। और अगर लाइक एम पूरा होता है एंड आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आती है तो हम इसी तरह से फेज 2, फेज 3, फेज 4 और यहाँ तक कि फेज 5 के भी टॉप 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। हालांकि अगर उन पर वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर गुड, वेरी गुड, एमसीयू या फिर फेज 1 जैसे वर्ड जरूर लिखें, ताकि हमें भी ये पता लग सके कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट कर दें। नंबर 10, रेड स्कल। तो योहान स्मिथ यानी कि रेड स्कल एमसीयू में कैप्टन अमेरिका का विलन है, जो कि सबसे पहले सामने आया था साल 2011 में कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के अंदर। और वैसे तो ये विलन एमसीयू के अंदर काफी बाद में दिखाए, लेकिन अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो ये एमसीयू का सबसे पहला विलन है। रेड स्कल बेसिकली हाइड्रा नाम की ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, जिसका अपनी लाइफ में सिर्फ यही गोल रहता है कि वो किसी भी तरह से पूरी दुनिया के ऊपर अपना डोमिनेंस क्रिएट कर सके। रेड स्कल की पावर्स की बात की जाए तो रेड स्कल भी एक सुपर सोल्जर है, लेकिन रेड स्कल जो सीरम लेता है वो इनकम्प्लीट होता है, जिस वजह से उसे सुपर सोल्जर की पावर्स तो मिलती है बट उसकी बॉडी खराब हो जाती है। और वैसे तो रेड स्कल एमसीयू में काफी पावरफुल है, स्पेशली फेज 1 के अंदर, लेकिन अगर फेज 1 के दूसरे कैरेक्टर से कंपेयर किया जाए तो फिर रेड स्कल इसी पोजीशन को डिजर्व करता है। नंबर 9, लोकी। तो गॉड ऑफ मिस्चिफ लोकी ओरिजिनली एक फ्रॉस्ट जायंट है जो कि फ्रॉस्ट जायंट्स के राजा लोफी का बेटा है। बट आगे चलकर जैसे लोकी को ओडिन अडॉप्ट करता है, वैसे ओडिन अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके, जो कि एसगार्डियन पावर्स होती है, वैसे ओडिन अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके लोकी को भी एक एसगार्डियन बना देता है। लोकी की पावर्स की बात की जाए तो लोकी फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए उसके लिए किसी ह्यूमन को मारना बहुत आसान बात है। इसके अलावा लोकी मैजिक भी जानता है, जिस वजह से वो किसी पर अटैक करने के लिए वेपन्स को समन कर सकता है, किसी को इल्यूजन्स दिखा सकता है और यहाँ तक कि अगर लोकी को कोई दिक्कत हो तो वो अपने दुश्मन को झांसा देके वहां से भाग भी सकता है। नंबर 8, कैप्टन अमेरिका। तो स्टीव रॉजर्स यानी कि अपने आदर्शवादी कैप्टन अमेरिका एक पावरफुल सुपर सोल्जर है, जिन्हें उनकी पावर्स मिली है एक सुपर सोल्जर सीरम से। कैप्टन अमेरिका कोई नॉर्मल सुपर सोल्जर नहीं है, बल्कि वो सुपर सोल्जर कैटेगरी के सबसे पावरफुल मेंबर है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि कैप्टन अमेरिका को जो सीरम मिलता है वो डॉक्टर अर्स्किन के परफेक्ट फॉर्मूले से बना होता है एंड उस फॉर्मूले को बाद में कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाता, जिस वजह से जैसी फिजिकल पावर्स कैप्टन के अंदर है वैसी और दूसरे किसी भी सुपर सोल्जर के अंदर नहीं है। इसके साथ ही कैप्टन के पास न सिर्फ मिलिट्री की ट्रेनिंग है, बल्कि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर किसी से भी फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका टाइम के साथ साथ और भी ज्यादा पावरफुल होते गए हैं, या फिर ऐसा कहना ज्यादा ठीक होगा कि टाइम के साथ कैप्टन की ट्रू पावर सामने आती गई है। और इसीलिए अगर कैप्टन की पूरी एमसीयू जर्नी को देखा जाए तब तो उस हिसाब से कैप्टन को नंबर 8 पे रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब क्योंकि ये लिस्ट फेज 1 के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए फेज 1 के हिसाब से कैप्टन इसी पोजीशन पर आएंगे। नंबर 7, वॉर मशीन। तो रोडी यानी कि कर्नल जेम्स रोड्स, जिसे दुनिया वॉर मशीन के नाम से जानती है, यूएस मिलिट्री में कर्नल और टोनी स्टार्क का बेस्ट फ्रेंड है। वॉर मशीन के पास भी आयरन मैन का ही आर्मर है, जो कि वो आयरन मैन 2 के अंदर टोनी की लैब से चुरा लेता है और फिर बाद में उसका इस्तेमाल करके टोनी से फाइट करता है। जिसके बाद टोनी स्टार्क का वही मार्क 2 आर्मर रोडी अपने साथ ले जाता है एंड देन उसमें कई सारे वेपन्स को फिट करके उसे किसी वॉर को लड़ने के लिए तैयार कर लेता है एंड देन उसे पहनकर वो बनता है वॉर मशीन। अब हालांकि वैसे तो वॉर मशीन का आर्मर टोनी स्टार्क के दूसरे आर्मर्स के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर फेज 1 के हिसाब से देखा जाए तो उसके अंदर वॉर मशीन एक काफी पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है।
नंबर 6 आयरन मैन। तो सबका प्यारा राज दुलारा टोनी स्टार्क, जिसे हम सभी आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं, पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे स्मार्ट आदमी है। और सिर्फ एमसीयू का फेज 1 ही नहीं, बल्कि अब तक की एंटायर एमसीयू हिस्ट्री के अंदर भी ऐसा कोई भी सामने नहीं आया जो कि टोनी स्टार्क से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। यहाँ तक कि ब्रूस बैनर और शूरी भी नहीं। टोनी स्टार्क वो आदमी है जिसने अधमरी हालत में एक गुफा के अंदर बैठकर भी एक कार कैरेक्टर बना दिया था, और उसके बाद उसने एक एक करके ऐसे ऐसे पावरफुल आर्मर्स को भी क्रिएट किया है, जिसका हर एक इकलौता आर्मर एक पूरी आर्मी से भी बढ़कर है। लेकिन अगर हम सिर्फ फेज 1 की बात करें तो पूरे फेज 1 के अंदर आयरन मैन का सबसे एडवांस आर्मर होता है मार्क 7 आर्मर। एंड यही वो आर्मर होता है जिसका यूज करके न सिर्फ आयरन मैन चित्तौरी का सामना करता है, बल्कि वो पोर्टल के जरिए न्यूक्लियर बॉम्ब को ले जाकर पूरी चित्तौरी को डिस्ट्रॉय भी करता है। तो मेलेकेथ एमसीयू के अंदर थॉर और ओडिन का विलन है, जो कि सबसे पहले सामने आया था साल 2013 में आई थॉर की सेकंड मूवी थॉर द डार्क वर्ल्ड के अंदर। मेलेकेथ खुद एक डार्क एल्फ होने के साथ साथ सभी डार्क एल्फ का लीडर भी है, और अगर इसकी एज की बात की जाए तो यूनिवर्स का ये डार्क बीइंग यूनिवर्स में लाखों सालों से जिंदा है। मेलेकेथ बहुत पावरफुल है, और क्योंकि ये एक डार्क मैटर बीइंग है, इसीलिए कोई भी नॉर्मल अटैक्स इनके ऊपर काम ही नहीं करते। एंड दैट्स व्हाई इन्हें ना सिर्फ फिजिकली हराना मुश्किल है, बल्कि इन्हें मैजिकल पावर से हराना भी बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही थॉर की सेकंड मूवी के अंदर भी हमने साफ देखा था कि जब थॉर अपने म्योनिर का यूज करके मेलेकेथ के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल थंडर अटैक करता है, तो उस अटैक कभी मेलेकेथ के ऊपर कोई खास असर नहीं होता, और वो बड़े आराम से वहां से भाग जाता है। और वैसे तो मेलेकेथ सभी डार्क एल्व्स के अंदर सबसे पावरफुल है, लेकिन तब भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मेलेकेथ से ही पावरफुल है, और वो हमारी लिस्ट में मेलेकेथ से भी ऊपर है। नंबर 4 कर्स। तो कर्स खुद भी एक डार्क एल्फ है, लेकिन पावर लेवल्स के हिसाब से देखा जाए तो फिर ये मेलेकेथ से भी ज्यादा पावरफुल है। ये कर्स बेसिकली डार्क एल्फ्स की आर्मी का लेफ्टिनेंट होता है, जिसे कर्स स्टोन का यूज करके मेलेकेथ एक्सट्रीमली पावरफुल बना देता है। लेकिन एक बार कर्स स्टोन से पावरफुल बनने के बाद ही कर्स की पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एसगार्ड के एसगार्डियन सोल्जर्स को भी एक ही हाथ से मार देता है। और ये तो कुछ भी नहीं, जब ये थॉर से फाइट करने आता है तब इससे फाइट करने में थॉर को भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड जब थॉर इसके ऊपर अपने म्योनिर से अटैक करता है, तब ये थॉर के म्योनिर को भी डिफ्लेक्ट कर देता है। और वैसे तो थॉर की सेकंड मूवी के अंदर लोकी कर्स के ऊपर एक ब्लैक होल ग्रेनेड का यूज कर देता है, जिससे हमें ये तो दिखाया जाता है कि कर्स खत्म हो चुका है, लेकिन इस बात को कभी भी क्लियर नहीं किया गया कि ब्लैक होल ग्रेनेड का यूज करके कोई आदमी सच में मर जाता है या फिर ब्लैक होल के जरिए कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड देन क्योंकि ये बात क्लियर नहीं है कि कर्स मर चुका है, इसीलिए उसे हमने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। नंबर 3 हल्क। तो हल्क यानी कि डॉक्टर ब्रूस बैनर एक्चुअली में एक ह्यूमन बीइंग है, इसलिए उसकी पावर्स उतनी है जितनी की एक नॉर्मल ह्यूमन की होती है। बट जैसे ही ब्रूस बैनर अपने इमोशन से बेकाबू होता है, वैसे ही वो एक हरे रंग के बड़े से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और उसकी पर्सनैलिटी भी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। एंड देन तब वो कहलाता है हल्क। हल्क फिजिकली पूरे मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और इसीलिए अगर सिर्फ कुछ गिनती के कैरेक्टर्स को छोड़ दिया जाए, तब तो मार्वल के अंदर ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो कि हल्क को हराना तो दूर, बल्कि उससे लड़ने का भी दम रखता हो। हल्क एमसीयू का वो कैरेक्टर है जो कि लोकी को पकड़ के उसे चारों खाने चित कर चुका है, थॉर से फाइट करके उसे बराबरी की टक्कर दे चुका है, एबोमिनेशन से फाइट करके उसे खत्म कर चुका है, और तो और द एवेंजर्स के अंदर अपनी एक ही पंच में चित्तौरी के एक लेवियाथन को ढेर भी कर चुका है। लेकिन हल्क के इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी एमसीयू के फेज 1 के अंदर भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि पावर्स के मामले में हल्क से भी आगे थे। तो आइए अब हल्क के बाद उनकी भी बात कर लेते हैं। नंबर 2 थॉर। तो अपना तूफान का नेता थॉर ओडिनसन एक एसगार्डियन गॉड होने के साथ साथ एसगार्ड की रॉयल फैमिली का भी मेंबर है, एंड उन सबसे भी बढ़कर वो 9 रियाम्स के ऑल फादर ओडिन का बेटा है, जिस वजह से बाय बर्थ ही थॉर बहुत पावरफुल है। थॉर की गॉडली पावर्स इतनी ज्यादा है कि वो पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर को भी बड़े आराम से हरा सकता है, और अगर थॉर का वेपन म्योनिर उसके हाथ में हो, तब तो वो एक पूरी आर्मी को भी मिनटों में ढेर कर सकता है। यहाँ तक कि एमसीयू के फेज 1 के अंदर थॉर ने ऐसा किया भी है, क्योंकि जब थॉर फ्रोजेंट्स को मारने जाता है, तब उसके और उसके साथियों के ऊपर एक ही बार में बहुत सारे फ्रोजेंट्स हमला कर देते हैं, लेकिन थॉर वहाँ पर बहुत सारे फ्रोजेंट्स को अकेला ही खत्म कर देता है। लेकिन फेज 1 में भी थॉर के इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी एक ऐसा कैरेक्टर अभी भी बचा हुआ है जो कि तूफान के नेता थॉर से भी ज्यादा पावरफुल है, एंड वही कैरेक्टर नंबर 1 पर है। नंबर 1 ओडिन। तो गॉड ऑफ वॉर ओडिन एसगार्ड के राजा होने के साथ साथ पूरे 9 रियाम्स के ऑल फादर भी हैं, जो कि पूरे 9 रियाम्स के अंदर पीस मेंटेन करते हैं। अब वैसे काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि ओडिन तो एमसीयू में मर चुके हैं, तो वो लिस्ट में कैसे आ सकते हैं। तो यहीं पर ही मैं आपको बता दूं कि ओडिन एमसीयू की फेज 3 में मरते हैं, एंड अब क्योंकि वो फेज 1 को सर्वाइव कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर वो बड़े आराम से शामिल हो सकते हैं। ओडिन एमसीयू के पूरे फेज 1 के सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, इतने ज्यादा पावरफुल कि उन्हें ना तो हल्क हरा सकता है, ना ही थॉर, और ना ही कोई दूसरा कैरेक्टर, एंड इसीलिए अपने ट्रू पावर्स के साथ ओडिन इस लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर है। तो दोस्तों यही थी वीडियो एमसीयू फेज 1 के 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट्स के अंदर फेज 1 एमसीयू गुड या फिर वेरी गुड लिख सकते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और 2500 लाइक्स के टारगेट को जल्दी से पूरा कर दें। एंड अगर आप सभी इसी तरह की और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप सबके लिए हमारा चैनल खुला हुआ है, आप जाइए और उन सारी वीडियोस को वॉच आउट करिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।